नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रेणु धामानी आज आपको कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के चैप्टर 5 भारतीय संविधान की प्रस्तावना और मुख्य विशेषताओं के ऊपर मैं बताऊंगी। देखो बच्चों, अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में का निर्माण किस प्रकार होगा, इस पर सबसे पहले मुहर लगाई क्रिप्स मिशन ने। क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में आया, उसमें पहली बार कहा गया कि भारत का संविधान निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो आप ये तो समझ ही गए होंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। तो संविधान सभा का जो गठन किया गया था, उस संविधान सभा के गठन के पीछे बहुत सारे लोगों के विचार आ रहे थे कि बहुत सारे लोगों के विचार विमर्श के बाद में एक संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग किया गया। किस मिशन प्लान के अकॉर्डिंग किया गया? कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग किया गया। कैबिनेट मिशन प्लान में कहा गया कि किस प्रकार भारत में चुनाव करवाए जाएंगे और उन चुनावों के आधार पर जो व्यक्ति चुने जाएंगे, उन चुने हुए व्यक्तियों के द्वारा संविधान निर्माण का कार्य पूरा किया जाएगा। तो संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर, और इस कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर संविधान सभा के चुनाव करवाए गए। संविधान सभा के जो चुनाव करवाए गए, उसमें चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं कराए गए। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्यों को संविधान सभा के सदस्य के रूप में शामिल किया गया। तो ये सारा प्लान कैबिनेट मिशन प्लान के तहत किया गया था। तो निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया। तो कई बार इस पर भी सवाल पैदा किया गया कि संविधान सभा के जो सदस्य थे वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने गए थे, वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए थे। तो संविधान सभा का गठन सही तरीके से नहीं किया गया, लेकिन उस समय की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अप्रत्यक्ष रीति से चुनाव कराना ही संभव था। उसके बाद अगर हम बात करें इसके सदस्य संख्या की, तो आप सबको पता होना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान विभाजन के साथ इसकी सदस्य संख्या पर भी असर पड़ा, और जब 31 दिसंबर 1947 के बाद इसकी सदस्य संख्या थी 299 सदस्यों ने मिलकर के भारतीय संविधान का निर्माण किया था। बच्चों, संविधान सभा के निर्माण में देसी रियासतों को भी शामिल किया गया था। आप सब जानते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उस समय हमारे भारत में लगभग 560 देसी रियासतें थी। इन देसी रियासतों के प्रमुखों को कहा गया कि आप अपने यहां से एक प्रतिनिधि भेज दीजिए संविधान सभा में। तो हर देसी रियासत से एक प्रतिनिधि भेजा गया। तो देसी रियासतें जहां पर भी थी, वहां पर लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि नहीं गए थे। वहां पर देसी रियासत के राजा ने अपना एक प्रतिनिधि चुन करके संविधान सभा में भेजा था। तो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो डायरेक्ट चुने हुए भी थे। ब्रिटिश शासन के अधीन जो चीफ कमिश्नर एरिया थे, वहां से भी आए थे, और देसी रियासतों से भी संविधान सभा में मेंबर आए थे, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था। तो देसी रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत सदस्य भी संविधान सभा के सदस्य माने जाते हैं। उसके बाद है कि देश विभाजन के बाद कितने सदस्य थे, ये बात मैंने आपको बता दी। 299 सदस्य थे, जिसमें से 229 सदस्य क्या थे? चुने हुए थे। 229 सदस्य चुने हुए थे, बाकी देसी रियासतों से मनोनीत व्यक्ति थे। उसके बाद आता है कि संविधान सभा का जो गठन 1946 में किया गया, उसमें जब 9 दिसंबर 1946 को पहली जब इसकी मीटिंग हुई, उस समय इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया बच्चों? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, और अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा
सच्चिदानंद सिन्हा साहब को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को जब इसकी दूसरी बैठक हुई, उस समय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि बाद में जाकर के भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, तो आपका आंसर होना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के द्वारा संविधान का जो निर्माण किया गया, उसमें जो चुने हुए प्रतिनिधि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से थे या अप्रत्यक्ष रीति से, तो आपका आंसर होगा संविधान सभा के सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रीति से चुने हुए थे। उसके बाद आता है कि आप सबको ये पता होना चाहिए कि संविधान का जो निर्माण संविधान सभा ने किया, उसके लिए उन्होंने अनेक समितियां गठित की। इसमें महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित समितियां थी और एक कार्य संचालन से संबंधित समितियां थी। तो दो तरह की समितियां थी बच्चों, एक थी कार्य संचालन से संबंधित और दूसरी थी महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर। महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर इसके अलावा एक अन्य कमेटी भी थी जिसका नाम था प्रारूप समिति, और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है बच्चों कि संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थे, उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को बनाया गया था। 1946 से लेकर के 1949 तक संविधान का निर्माण कार्य चल ही रहा था, और इस निर्माण कार्य में कितनी बैठकें हुई? वो थी 166 बार। 166 बार जो है वो क्या हुई? इसकी बैठकें हुई। और संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। किसको बनाने में? संविधान को बनाने में। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान का निर्माण में कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है बहुविकल्पीय में प्रश्नों में। फिर उसके बाद आता है कि भारतीय संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो चुका था संविधान, लेकिन उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। कारण क्या था? देखो बच्चों, 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारत में पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, और इस दिन को यादगार बनाने के लिए हमारे भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, संविधान का निर्माण किसने किया? संविधान सभा में। संविधान सभा का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से हुआ या अप्रत्यक्ष रीति से? तो आपका आंसर होगा अप्रत्यक्ष रीति से। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। तो ये प्रश्न छोटे छोटे आपसे इस चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं। अब बात आती है संविधान के उद्देश्यों की, कि संविधान जो कि राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं द्वारा लिखा गया या उनकी सोच का एक विषय था, वो जानते थे कि भारत की परिस्थितियां कैसी है या भारत क्या चाहता है, वो जानते थे, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन की विभीषिका को देखा था, राष्ट्रीय आंदोलन के संघर्ष को जाना था कि भारतीय जनता इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप क्या चाहती है। क्योंकि भारत संविधान जो निर्माता थे या भारत के जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए, उनका उद्देश्य केवल ब्रिटिश राज से मुक्ति ही नहीं था, बल्कि वो भारत को गुलामी की अनेक जंजीरों से भी स्वतंत्र करना चाहते थे। वो चाहते थे कि उन्हें विचारों की स्वतंत्रता मिले, संगठन बनाने की स्वतंत्रता मिले, और भारत में जो विभिन्न भाषाई लोग निवास कर रहे हैं उनमें भाषाई विभिन्नता होते हुए भी एकता स्थापित हो। इसी के साथ
संविधान को लिखा गया बच्चों। तो संविधान का उद्देश्य था जन आकांक्षाओं की पूर्ति, देश की एकता व अखंडता तथा लोकतांत्रिक समाज की स्थापना के प्रति सचेत। जो भी संविधान बने उसमें जन आकांक्षाओं की पूर्ति होनी चाहिए और जो भी संविधान बनेगा वो देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाला और लोकतांत्रिक समाज की स्थापना करने वाला होना चाहिए, जो किसी एक धर्म विशेष पर ज्यादा जोर नहीं दे करके समाज के हर नागरिक के बारे में सोचे, ऐसा संविधान होना चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर के संविधान की रचना की गई बच्चों। दूसरा आपका आता है पॉइंट बच्चों कि भारत को ऐसा संविधान देना जो देश के लोगों के आदर्शों और विचारों को पूरा कर सके। मैंने आपको बात बताई बच्चों कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो भी भारतीय जनता के आदर्श थे, नैतिक मूल्य थे, उन नैतिक मूल्यों और आदर्शों को भारतीय संविधान में जगह देना, यह संविधान का उद्देश्य था। उसके बाद आता है कि संविधान निर्माण के उद्देश्यों और लक्ष्यों की व्याख्या करने के लिए क्या आई बच्चों? प्रस्तावना। प्रस्तावना को देखते ही हमें भारतीय संविधान की दर्शन हो जाते हैं बच्चों। जैसे आप इसको दर्पण भी कह सकते हैं भारतीय संविधान का। सबसे पहले आपको यह समझना होगा ये प्रस्तावना शब्द आया कहां से। हाँ तो बच्चों 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की बैठक चल रही थी, उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। ये उद्देश्य प्रस्ताव जनवरी 1947 को पारित हुआ और यही उन उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर के भारतीय संविधान की प्रस्तावना कही गई और इसीलिए कहा जाता है प्रस्तावना को उद्देशिका, क्योंकि इसको प्रस्तुत करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में भी इसको क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था। जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और यही आगे जाकर के भारत की प्रस्तावना बनी बच्चों। तो संविधान निर्माण के उद्देश्यों और लक्ष्यों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। इसके अलावा संविधान की मार्गदर्शिका होती है। संविधान में किन किन चीजों को समाहित करना है, इसके लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में कौन आती है? प्रस्तावना आती है। इसके बाद है संविधान को समझने की कुंजी। अगर हम प्रस्तावना को देखेंगे तो हम संविधान को समझ सकते हैं कि संविधान में किन किन नैतिक मूल्यों और आदर्शों को स्वीकार किया गया है। तो हमें प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों, लक्ष्यों की एक झांकी देखने को मिलती है। इसीलिए प्रस्तावना को संविधान का दर्पण कहा जाता है। देखो बच्चों, संशोधनों की अगर हम बात करें तो प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार ही संशोधन हुआ है, जिस संशोधन का नाम है बच्चों 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे बच्चों, पंथ निरपेक्षता, दूसरा समाजवाद और तीसरा अखंडता। ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। अब तक केवल प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है। उसके बाद देखते हैं बच्चों कि जो संविधान बना उसमें जो प्रस्तावना है उसमें ऐसे क्या लक्ष्य और उद्देश्य हैं जिसके आधार पर हम कहते हैं कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का दर्पण है। देखो बच्चों, प्रस्तावना क्या कहती है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ये 3 तरह के न्याय प्रदान कर रही है। ध्यान से समझना बच्चों, प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय की बात कहता है? तो 3 तरह के न्याय की बात कहता है, सामाजिक, आर्थिक
और राजनीतिक। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है बच्चों। वो कौन कौन सी? पहला है विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा आस्था और पांचवा उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात प्रस्तावना में कही गई है। 2 प्रकार की समानता की बात कहता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो आप ध्यान रखना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, 2 प्रकार की समानता की बात कही गई है और 3 प्रकार के न्याय की बात प्रस्तावना में कही गई है। उसके बाद देखिए, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो यहां पर आपसे जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो क्या पूछे जा सकते हैं? कितनी प्रकार की स्वतंत्रता की बात प्रस्तावना में कही गई है, कितनी प्रकार की समानता की बात कही गई है और कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है। यहां से एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है बच्चों कि भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित किया? तो आपका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ तो आपका आंसर होगा 26 जनवरी 1950। अब आपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन शब्दों को देखा, इन शब्दों को समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि प्रस्तावना में सबसे पहली बात कही गई संप्रभुता की। संप्रभुता हमने पहले भी पढ़ा है राज्य की अवधारणा में कि राज्य का एक प्रमुख घटक होता है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब यहां पर है कि हम बाहरी प्रभुत्व के नियंत्रण में नहीं हैं। हम राज्य में रहते हुए किसी भी प्रकार का कोई निर्णय ले सकता है, इस पर हमें न तो कोई बाहरी हस्तक्षेप कर सकता है और ना ही कोई आंतरिक रूप से हमें क्या कर सकता है? पाबंद कर सकता है। हम अपने आप में क्या है? संप्रभु है। हमारे ऊपर किसी भी बाहरी ताकत का नियंत्रण नहीं है, इसे ही हम संप्रभुता कहते हैं। और जब तक किसी देश के पास में संप्रभुता नहीं होती है वो अपने देश का संविधान नहीं बना सकता है। तो संप्रभुता संविधान के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न माना गया है। उसके बाद आता है बच्चों समाजवादी। इसकी बात मैंने आपको बताई कि समाजवादी शब्द बाद में जोड़ा गया, जिसका नाम था 42वें संविधान संशोधन के तहत। समाजवाद का मतलब यह है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करने का प्रयास सरकार को हमेशा करना है। आर्थिक और सामाजिक समानता स्थापित करने का प्रयास करना ही समाजवाद की संकल्पना को साकार रूप देना है। यह हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है। पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता कहता है कि भारत का न तो कोई धर्म है, ना तो भारत का कोई धर्म है, ना भारत धर्म विरोधी है। तो इसका मतलब यह है कि राज्य व्यक्ति के धर्म में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। व्यक्ति किसी भी पंथ या किसी भी धर्म को मान सकता है, अपना सकता है, प्रचार कर सकता है। इस पर राज्य किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण स्थापित नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसे ही हम पंथ निरपेक्षता के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है बच्चों लोकतांत्रिक गणराज्य। गणराज्य क्यों माना गया? क्योंकि आप सबको पता है गण का प्रमुख है राष्ट्रपति, और गण का जो प्रमुख राष्ट्रपति है उसे जनता द्वारा चुना जाता है। ब्रिटिश राज की तरह राजतंत्र में वहां का जो
सम्राट होता है वो वंशानुगत होता है, लेकिन हमारा सम्राट, हमारा राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होता है, वो चुना जाता है। इसीलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक गणराज्य की बात कही गई है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ गण का प्रमुख निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत है। उसके बाद आता है न्याय, स्वतंत्रता और समानता। न्याय क्या है बच्चों? हर नागरिक को बुनियादी आवश्यकताएं मिले, अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, और ऐसा जीवन मिले जिसमें अपने आप को एक गरिमामय जीवन महसूस हो, उसे गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सके, ऐसा वातावरण प्रदान करना ही राज्य का उद्देश्य है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य है। ये इस प्रस्तावना में कहा गया है कि हर व्यक्ति को बुनियादी आवश्यकताएं की पूर्ति होनी चाहिए। उसके बाद आता है स्वतंत्रता। आप स्वतंत्रता के बारे में प्रस्तावना में पढ़ चुके हैं। विचार, अभिव्यक्ति, अवसर, इन सब की क्या मिली है? स्वतंत्रता मिली है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात हमने कही है। उसके बाद आता है समानता। समानता का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में वर्णित है। मौलिक अधिकार में जो समानता है उसमें और आपकी प्रस्तावना की समानता में थोड़ा सा विभेद है। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता की बात कही गई है, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता, जबकि मौलिक अधिकारों में कहा गया है कि जन्म, लिंग, जाति, नस्ल, किसी भी आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो समानता की बात भी हमारी प्रस्तावना में कही गई है और भारतीय संविधान का आदर्श है समानता, एक नैतिक मूल्य माना जाता है। उसके बाद आता है व्यक्ति की गरिमा, प्रभुत्व, एकता व अखंडता। यहां पर यह है, ये गरिमा किसकी है? व्यक्ति की। व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखना है। राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता को बढ़ाने वाला क्या होना चाहिए? बंधुत्व होना चाहिए। भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाई लोग निवास करते हैं। इन भाषाई लोगों के निवास के साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता का भी क्या करना है? ध्यान रखा जाना चाहिए। तभी भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना रह सकता है। हमने इन शब्दों के आधार पर प्रस्तावना को समझा। अब हम समझेंगे कि भारतीय संविधान में क्या-क्या विशेषताएं पाई जाती है। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं का पहला बिंदु है लिखित संविधान। भारत का संविधान लिखा हुआ है, ब्रिटिश संविधान की तरह अलिखित नहीं है। ब्रिटिश संविधान रीति रिवाजों और परंपराओं का एक दस्तावेज है जो लिखित अवस्था में नहीं है, लेकिन भारत का संविधान लिखा हुआ संविधान है जिसको बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा है बच्चों। तो देखिए, संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा है। 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। विश्व का सबसे बड़ा संविधान, क्योंकि इसमें कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है, जो किसी भी संविधान में विश्व के नहीं है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है। अमेरिका का संविधान सबसे छोटा संविधान है क्योंकि वहां पर केवल 7 अनुच्छेद है। ये बताया मैंने, 395 अनुच्छेद है, 8 अनुसूचियां हैं, जबकि अमेरिका में केवल कितने अनुच्छेद है बच्चों? 7 अनुच्छेद है। और हमारे भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है। इसी कारण भारतीय संविधान के बारे में कहा जाता है कि भारतीय संविधान एक बृहत संविधान है। तो आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तीसरा प्रश्न पूछा जा सकता है, संविधान बनाने में कितना समय लगा? और चौथा प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो ये आपकी पहली विशेषता हुई। अब दूसरी विशेषता है कठोर व लचीलेपन का समन्वय। आप सबको पता होना चाहिए बच्चों कि संशोधन प्रक्रिया के आधार पर 2 भागों में हम संविधान को बांट सकते हैं। पहला है कठोर संविधान
और दूसरा है लचीला संविधान। यहां पर मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं कि कठोर संविधान कहाँ का है। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये देश ऐसे हैं जहां पर संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत ही कठिन है, नाम मात्र के संशोधन होते हैं। जबकि अमेरिका के बाद जो कठोरता है उसका उल्टा रूप माना जाता है ब्रिटेन का, जहां पर संशोधन करना इतना कठिन नहीं है। लेकिन अगर हम भारतीय संविधान की बात करें बच्चों, तो भारतीय संविधान में कठोरता और लचीलापन दोनों का समन्वय पाया जाता है। कैसे? संशोधन प्रक्रिया हमारी ऐसी है कि कुछ संशोधन तो साधारण बहुमत से ही हो जाते हैं, कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जिनमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। जैसे मैं बोलूं 2/3 बहुमत होना आवश्यक है, और कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ राज्यों के आधे विधानसभाओं की भी स्वीकृति होने की आवश्यकता होती है। तो इन 3 आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान में कठोरता और लचीलेपन का समन्वय पाया जाता है। जैसे आपने देखा कि कुछ संशोधन तो साधारण बहुमत से ही हो जाते हैं। जैसे मैं बोलूं नए राज्य का गठन करना है, नए राज्य का नाम रखना है, तो ये सारे परिवर्तन जो है वो साधारण बहुमत के माध्यम से ही हो जाते हैं। कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें संसद के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। फिर इसके बाद एक नया आता है कि संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। यहां पर थोड़ी सी कठोरता आ जाती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में कठोरता और लचीलेपन का समन्वय पाया जाता है। अब तीसरी विशेषता आती है बच्चों, संघात्मक राज्य व्यवस्था। देखो बच्चों, संघात्मक क्या है? संघ का मतलब है कि सरकार के 2 स्तर होते हैं, एक होती है केंद्र सरकार और एक होती है राज्य सरकार। अब कुछ देश ऐसे हैं जहां पर इन दोनों को शक्तियां कौन देता है? संविधान देता है। कौन देता है बच्चों? संविधान। जहां पर सरकार के 2 स्तर हो और उनको शक्तियां संविधान दे, ऐसी व्यवस्था वाला देश संघात्मक राज्य व्यवस्था वाला देश माना जाता है। अब बात आती है भारत की, कि भारत को हम संघात्मक व्यवस्था वाला देश क्यों कहते हैं? तो इसका कारण है संविधान में 3 सूचियां हैं। हमारे भारतीय संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार में शक्तियों का बंटवारा करने के लिए अनुसूची 7 में शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखो बच्चों, संघ सूची के विषयों पर कानून बनाती है केंद्र सरकार। कौन बनाती है? केंद्र सरकार। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाती है राज्य सरकार, और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है केंद्र और राज्य। केंद्र व राज्य सरकार दोनों बनाती है, और कुछ विषय बच जाते हैं, अवशिष्ट विषय जो होते हैं उन विषयों पर कानून बनाती है केंद्र सरकार। तो आपने देखा कि संघ सूची में जो भी वर्णित विषय होंगे उन पर कानून केंद्र बनाती है, जबकि राज्य सूची में जो है उन पर राज्य सरकार बनाती है। तो यहाँ पर शक्तियों का विभाजन किया गया है। इस आधार पर हम भारत को संघात्मक राज्य व्यवस्था वाला देश कहते हैं। इसके अलावा हम ये भी बात मानते हैं कि माना कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन भारत में एकात्मक शासन की भी कई विशेषता है। जैसे मैं बोलूं कि भारत में एक जैसी न्याय प्रणाली है, भारत में एक जैसी नागरिकता है। इन 2 आधारों पर हम कहते हैं कि भारत के संविधान में जो संघात्मक व्यवस्था है उसके साथ साथ एकात्मकता के भी गुण मौजूद है। इसीलिए भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक संरचना वाला देश कहा जाता है, क्योंकि भारत में संघात्मक के साथ साथ एकात्मकता के भी गुण मिलते हैं, क्योंकि शक्तियां केंद्र की तरफ झुकी हुई है, केंद्र को ज्यादा पावरफुल मानती है, राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है अमेरिका की तरह। अमेरिका में राज्य केंद्र से अलग हो सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। राज्यों को शक्तियां इतनी नहीं दी गई है जितनी केंद्र को संविधान ने प्रदान की है। तो इस आधार पर भारत को एक अर्ध संघात्मक संरचना वाला देश माना जाता है। आपसे यहां पर भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि 3 सूचियों के नाम
संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और अर्ध संघात्मक संरचना वाला देश किसको माना जाता है? तो भारत को माना जाता है। तो हमने 3 विशेषताओं के बारे में देखा, लिखित संविधान, दूसरा कठोर व लचीलेपन का समन्वय, और तीसरा देखा संघात्मक शासन व्यवस्था। चौथी विशेषता है संसदीय लोकतंत्र। आप सब जानते हैं संसदीय लोकतंत्र में संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और इस आधार पर हम संसदीय लोकतंत्र में 2 चीजें देख सकते हैं, एक तो वास्तविक शासन और एक होता है औपचारिक शासन। और इस संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली हमने ली बच्चों ब्रिटेन से ग्रहण की, और वहां पर वास्तविक और औपचारिक 2 प्रकार का शासन है। तो हमारे यहां पर भी 2 तरह का शासन है। हमारे यहां पर औपचारिक शासन का प्रमुख है राष्ट्रपति, जबकि वास्तविक रूप से उन शक्तियों का प्रयोग करता है प्रधानमंत्री। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है। इसके अलावा एक दूसरा आधार और है जिसके आधार पर हम कहते हैं कि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है। वो कैसे? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से संबंधित है, अंतर संबंधित है। व्यवस्थापिका के सदस्यों में से ही मंत्री परिषद के सदस्य चुने जाते हैं। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और मंत्री परिषद और जो आपकी लोकसभा है उसके आधार पर ही कानून बनाए जाते हैं। तो इस आधार पर हम कहते हैं कि भारत एक संसदीय शासन व्यवस्था वाला देश है। तो देखिए, ब्रिटिश शासन व्यवस्था से हमने अपनाया, ये बात मैंने आपको बता दी। संसदीय लोकतंत्र में विधानमंडल व कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। ये बात मैंने आपको बताई कि प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद के सदस्य संसद में से ही चुने जाते हैं। संसद इनको तानाशाह बनने से रोकती है। काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव इनके आधार पर रोकती है। इसके अलावा संसद के निर्णयों को प्रभावित कौन करती है? कार्यपालिका, क्योंकि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं वो संसद में पास हो जाते हैं। इस आधार पर हम कहते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो कि अमेरिका में है वहां पर ऐसा नहीं होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध नहीं होता है, जबकि भारत में संसदीय लोकतंत्र है, इसलिए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। उसके बाद आता है मंत्रिमंडल का चयन विधान मंडलों से ही होता है। ये बात मैंने आपको बताई कि संसद में जो सदस्य चुनकर के आते हैं उन्हीं में से राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? मंत्री परिषद के सदस्यों को चुना जाता है। और अध्यक्ष नाम मात्र का, ये बात मैंने कह दी कि नाम मात्र का अध्यक्ष होता है और एक वास्तविक अध्यक्ष होता है। नाम मात्र का अध्यक्ष है आपका राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। और वास्तविक जो प्रधान होता है भारत में वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है बच्चों? प्रधानमंत्री। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है, क्योंकि इसके 2 बिंदु इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना बच्चों, कि यहां पर वास्तविक और नाममात्र दोनों तरह के प्रधान हैं। संसदीय लोकतंत्र में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। इन 2 आधारों पर हम कह सकते हैं कि भारत में संसदात्मक लोकतंत्र है। उसके बाद 5वीं विशेषता आती है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है और भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में हमारे मौलिक संविधानों की संख्या वर्तमान में 6 है, जो कि मूल संविधान में कितनी थी? 7 थी। इन मौलिक अधिकारों के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने के संपूर्ण अधिकारों को समाहित किया गया है, और मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय की शरण भी ले सकते हैं। तो मौलिक अधिकार वाद योग्य है। मौलिक अधिकार देने के साथ साथ हमारे भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों का भी प्रावधान किया गया है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान मूल संविधान में नहीं था, बाद में इसको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के तहत। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को जब जोड़ा गया था तब इसकी संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में संख्या 11 है। उसके बाद आता है
नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार व्यक्तियों के लिए बने हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्यों को क्या देते हैं, निर्देश देते हैं। और अगर राज्य इनका पालन नहीं करता है तो न्यायालय इसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसमें नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है, राज्यों को निर्देश दिया गया है कि आप नागरिकों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाइए, उनका क्रियान्वयन कीजिए, लोगों को पेंशन व्यवस्था कीजिए, लोगों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुनिश्चित कीजिए, सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाइए, पेयजल सुविधाएं उपलब्ध करवाइए। ये सारी चीजें आपको नीति निर्देशक तत्वों में देखने को मिलती है। उसके बाद आता है बच्चों एकीकृत न्याय प्रणाली। आप सब जानते हो कि भारत में न्याय प्रणाली एक पिरामिड की तरह है, जहां पर नीचे आधार में अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, उसके ऊपर उच्च न्यायालय होता है और उससे ऊपर होता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय न्याय की सबसे ऊपर की अपील है, इसके बाद कहीं पर भी आप अपील नहीं कर सकते हो। तो हमारे यहाँ भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है, जिसके शिखर पर है सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम उच्चतम न्यायालय भी कह सकते हैं। उसके बाद आता है इकहरी नागरिकता। मैंने बताया भी था आपको कि भारत में लोगों को नागरिकता भारतीय की प्राप्त है। जैसे मैं राजस्थान की निवासी हूं, तो इस आधार पर मैं राजस्थान की नागरिक और भारत की नागरिक, दोहरी नागरिकता नहीं है। जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में हमें केवल एक ही नागरिकता दी गई है, भारतीयता की। ठीक है। उसके बाद आता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार, इसका मतलब ही यही है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, तो आप कहेंगे एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार। जिसने भी 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, 18 साल का जो हो गया हो, वो व्यक्ति वोट दे सकता है, मतदान कर सकता है। इसे ही हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की संज्ञा देते हैं। सभी नागरिक जो कि भारतीय हैं, उन सबको वोट देने का अधिकार है। 61वें संविधान संशोधन से पहले न्यूनतम मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के बाद मताधिकार की जो आयु है वो न्यूनतम 18 वर्ष कर दी गई है। उसके बाद लास्ट जो आपकी भारतीय संविधान की विशेषता आती है, वो है आपातकाल की व्यवस्था। देखो बच्चों, आपातकाल की व्यवस्था को हमने जर्मनी से ग्रहण किया गया है और आपातकाल 3 स्थितियों में लागू हो सकता है। एक राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राज्यों में आपातकाल और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल कैसे होगा, उस समय क्या क्या स्थितियां होगी, ये सब हम अगले अध्याय में इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको भारतीय संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत इसमें कह सकती हूं कि भारत के संविधान अगर संवैधानिक नियमों के अनुसार नहीं चल रहा तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है और आपातकाल की घोषणा के साथ ही समस्त देश का शासन करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास आ जाता है। तो आज हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ा। इसमें मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, इसमें मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। भारत एक संसदात्मक लोकतंत्र है, यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, कठोरता व लचीलेपन का समन्वय है। इन बिंदुओं के आधार पर आप भारतीय संविधान की विशेषताओं को समझ सकते हैं। धन्यवाद।